हेलो एंड वेलकम टू होप एंड अ लिटिल ऑटिज्म। मेरा नाम अंजलि है और मैं एक ऑटिज्म मॉम हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी वन ऑफ द अर्लीस्ट साइंस ऑफ ऑटिज्म जो कि आप अपने 1 साल से लेकर के 2 साल तक के बीच के बच्चों में ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये साइंस कई बार बहुत क्लियर भी होते हैं और कई बार बहुत सटल भी होते हैं। तो जिन पेरेंट्स को थोड़ा सा भी डाउट या कंफ्यूजन है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इसे शेयर भी कीजिए। इस वीडियो से आपकी बहुत मदद मिल जाएगी और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ गो अहेड एंड हिट दैट लाइक बटन। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। तो सबसे पहला साइन है मिसिंग डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। हम सब जानते हैं कि हर बच्चा अलग है और अपनी अलग पेस पे आगे बढ़ता है, लेकिन इसके बावजूद हमारे जो पीडियाट्रिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कुछ टाइम फ्रेम सेट किए हैं माइलस्टोन्स अचीव करने के। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि कहीं आपका बच्चा बहुत ज़्यादा माइलस्टोन्स मिस तो नहीं कर रहा या माइलस्टोन अचीव करने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा, माइलस्टोन स्किप तो नहीं हो रहे हैं। अ, जैसे कि नेक होल्डिंग, इंडिपेंडेंटली बैठना, क्रॉल करना, बैबलिंग, चलना, बात करना, इन सब चीज़ का एक टाइम फ्रेम फिक्स किया गया है और अगर आपको लगे कि आपका बच्चा इस टाइम फ्रेम से बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है, तो प्लीज़ किसी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट को संपर्क करें। माइलस्टोन चार्ट नॉर्मली आपको वैक्सीनेशन के चार्ट के साथ ही मिलता है, तो प्लीज़ इस माइलस्टोन चार्ट पर भी नज़र रखिए क्योंकि सबसे बड़ा रेड फ्लैग ऑटिज्म या किसी भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का है मिसिंग माइलस्टोन। कई बारी हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स या आपके आसपास के लोग कहें कि ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है, कोई बात नहीं। ये बच्चा तो 5 साल तक बात नहीं करता था या इसने 4 साल में चलना शुरू किया है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल कैटेगरी में नहीं आती है। ये एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, बट आपको पीडियाट्रिशियन या किसी स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेना हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि सही समय पे असेसमेंट कराने से अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छा है कि आप रिलैक्स करेंगे वो प्रॉब्लम्स रूल आउट करके। और अगर बच्चे में प्रॉब्लम है तो जल्दी से जल्दी इंटरवेंशन शुरू किया जा सकता है। तो इसीलिए हमेशा अपने गट इंस्टिंक्ट को फॉलो कीजिए। अगर आपको लगे प्रॉब्लम है तो प्लीज़ किसी स्पेशलिस्ट की मदद ज़रूर लीजिए। अब हम बात करेंगे दूसरे साइन की। तो दूसरा जो सबसे बड़ा साइन है वो है बच्चे का आई कांटेक्ट ना देना और नाम पुकारे जाने पे रिस्पॉन्ड ना करना। अ, आप अगर देखें तो आप ये गौर करने की कोशिश कीजिए कि क्या बच्चा जब किसी की तरफ मुड़ता है तो क्या वो उसकी आंखों में आंखें डालता है। और अगर आपका बच्चे को आप नाम देकर आवाज़ देते हैं, बुलाते हैं, तो क्या वो पीछे पलट के देखता है, रिस्पॉन्ड करता है? अगर आपको लगे कि आपका बच्चा दूसरी बाहर की आवाज़ों या टीवी के गानों पे तो बहुत इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन नाम पुकारे जाने पर पलट के नहीं देखता या ध्यान नहीं देता, तो ये एक रेड फ्लैग है ऑटिज़्म का जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। साइन नंबर 3 है इमिटेशन स्किल्स ना होना। यानी कि अगर आप अपने बच्चे के साथ कोई नर्सरी राइम्स गा रहे हैं या उसके एक्शंस करके उसको दिखा रहे हैं, तो क्या वो स्टेप्स कॉपी कर पाता है? या टीवी में अगर कोई उसका फेवरेट गाना आ रहा है या कुछ आ रहा है तो क्या वो उसके डांस स्टेप्स कॉपी करता है? या आप उसको कोई मूवमेंट करने को कहें कि जैसे हैंड्स ऐसे करो, तो क्या वो इमिटेशन कर पाता है? इमिटेशन स्किल्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंटल स्किल है जो जनरली ऑटिज्म के बच्चों में कम होते हैं या बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं। तो आप इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान दीजिए कि क्या बच्चा आपको इमिटेट करने की कितनी कोशिश कर पाता है।
चौथा सबसे बड़ा साइन है लैंग्वेज और स्पीच डेवलपमेंट, यानी कि बाय 15 मंथ्स एक बच्चे को सिंगल वर्ड्स में बोलना शुरू कर देना चाहिए, एंड बाय 2 इयर्स ऑलमोस्ट नॉर्मली बच्चे 2 वर्ड्स में कम्युनिकेशन सीख लेते हैं। बट अगर ऐसा नहीं भी हो रहा है तो आप बच्चे के जेस्चरल कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, यानी कि अगर उसे कुछ चाहिए तो क्या वो पॉइंट करके वो चीज़ मांग सकता है, या अगर आप उसके साथ बाहर कहीं जाएं और उसे कोई चीज़ अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, तो क्या वो पॉइंट करके आपका ध्यान उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो जॉइंट अटेंशन और जेस्चरल कम्युनिकेशन लैंग्वेज और स्पीच से पहले आते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर बच्चा बात नहीं भी कर पा रहा है तो अगर वो जेस्चरल पॉइंटिंग और जॉइंट अटेंशन ले रहा है, आपका ध्यान चीज़ों पे आकर्षित कर रहा है, तो ये एक अच्छा। उसके बाद आता है रिसेप्टिव लैंग्वेज, यानी कि बच्चा आपकी बात कितनी समझता है, आपके कितने इंस्ट्रक्शन वो फॉलो कर सकता है। यानी कि जैसे अगर आप अपने बच्चे को कहें कि ये ग्लास उठा करके आप अपने पापा को देकर आओ, तो क्या वो कर पाएगा? या कोई भी छोटा सा एक्शन आप उसको करने को कहें, तो क्या वो आपका इंस्ट्रक्शन ठीक से फॉलो करता है? अगर वो करता है तो अच्छी बात है, उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज अच्छा है। अगर वो नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज डिले है। इसके बाद नंबर आता है पीयर प्ले और सोशल इंटरेक्शन का, यानी कि बच्चा दूसरे लोगों को देख करके सोशल स्माइल देता है। क्या वो अपने एज ग्रुप के बच्चों में इंटरेस्ट लेता है, उनके साथ खेलने के लिए कोशिश करता है, इनिशिएट करता है कि नहीं? तो ये भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ है हमारा नेक्स्ट साइन। तो हमारा नेक्स्ट साइन कहता है कि बच्चे का प्लेइंग पैटर्न कैसा है। अगर आप अपने बच्चों को टॉयज़ देखें तो वो किस तरह से उनके साथ खेलता है। क्या वो कार्स के साथ वैसे ही खेलता है जैसे एक रेगुलर बच्चा खेलेगा, यानी कि ऐसे जूम जूम करके कार्स को चलाना, या फिर वो सिंपली कार्स को ऐसे लाइन में लगा करके खड़ा कर देता है। या फिर अगर आप उसे कोई स्टफ़ टॉय या डॉल दे दें, तो क्या वो उसे प्यार करके उसे ड्रेसअप करने की कोशिश करेगा? क्योंकि नॉर्मली बच्चे ये सारी चीज़ें 1.5 से 2 साल के अराउंड में करने लगते हैं, जिसे हम प्रिटेंड प्ले भी कहते हैं। तो आप ये ध्यान दें कि बच्चा ऐसी चीज़ें कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। नॉर्मली ऑटिज़्म के बच्चों का प्ले पैटर्न बहुत फिक्स्ड होता है। वो नॉर्मली एक तरह से ही खेलते हैं और एक ही तरह से खेलते हैं। कार्स को एक लाइन में लगाना, या कार के व्हील्स को रोटेट कर करके बार बार देखना, या टॉयज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना लेना और ऐसी चीज़ों से खेलना जो कि नॉर्मली बच्चे नहीं खेलते हैं। तो ये सारे रेड फ्लैग्स हैं ऑटिज़म के। इसके अलावा आते हैं कुछ स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर, जैसे बहुत ज़्यादा हैंड फ्लैपिंग करना, या फिर बहुत ज़्यादा क्रैंकी रहना, रोना, बहुत ज़्यादा हंसना, और बहुत ज़्यादा जंपिंग करना। तो ये सारी चीज़ें लेकिन प्राइमरी साइन नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल बच्चों में भी काफ़ी हद तक देखा गया है। बट अगर आपको पीछे बताए हुए साइंस में से कुछ साइंस आपको दिख रहे हैं और उसके साथ आपको उसका बिहेवियर भी कुछ अजीब लग रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा जंपिंग करना, बाउंसिंग करना, बहुत ज़्यादा हैंड्स फ्लैपिंग करना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप अपने पीडियाट्रिशियन या किसी स्पेशलिस्ट से ज़रूर डिस्कस कीजिए, क्योंकि ये सारे अर्लीस्ट साइंस ऑफ ऑटिज़म हैं। अर्ली डायग्नोसिस इसलिए भी ज़रूरी है कि जितनी जल्दी हमें प्रॉब्लम का पता चलेगा, हम उतनी जल्दी इंटरवेंशन कर पाएंगे। और ये नॉर्मली देखा गया है कि बच्चों को अगर राइट टाइम पर इंटरवेंशन दिया जाए तो उनकी कंडीशन काफ़ी बेटर हो जाती है और वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर जाते हैं। तो इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। हम सभी पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम हो, और ये अपने आप को समझाते रहते हैं कि ये सब कुछ नॉर्मल है, हो जाएगा, कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चों में होता है। बट मेरा ये सजेशन है कि प्लीज़ आप डिनायल में ना रहे, थोड़ा
क्योंकि डिनायल में रहने से जो है वो आप अर्ली इंटरवेंशन का वो चांस मिस कर रहे हैं जो आपके बच्चे की काफ़ी मदद कर सकता है। तो प्लीज़ डिनायल में नहीं रहिए। थोड़ा भी डाउट है तो प्लीज़ आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए, किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए और असेसमेंट करवाइए। तो ऑन दैट नोट मैं इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगी। इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, प्लीज़ गो ahead and hit that like button and please subscribe to my channel। आप इसे दूसरे पेरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए जिन्हें आपको लगता है कि इस तरह का कोई डाउट हो रहा है या वो किसी कन्फ्यूजन में है। Stay tuned for more videos। Thank you so much for watching। Bye bye।